नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके पाठशाला में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शक्ति के बारे में। शक्ति, सत्ता और वैधता। तो ये जो कंसेप्ट है ये यूजीसी नेट का है, जो हम कड़ी में चल रहे थे उसी कड़ी में आगे है ये। और ये जो मैटर है वो ज़्यादातर है 12th क्लास जो आरबीएससी की बुक है उससे लिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं शक्ति का कंसेप्ट, और पूरा कंसेप्ट आपको इस एक ही वीडियो में मिल जाएगा। और इसकी जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा दूंगा। अगर आप लिंक से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप वहाँ जीके पाठशाला सर्च करेंगे टेलीग्राम में जाकर, तो आपको वहाँ टेलीग्राम पर चैनल आपको दिख जाएगा। तो शक्ति ये देखो एक आधुनिक अवधारणा है। देखो आधुनिक अवधारणा इसलिए है क्योंकि जो व्यवहारवादी क्रांति हुई थी उसके बाद जो ये शक्ति की अवधारणा है उसको राजनीति विज्ञान में विशेष स्थान प्राप्त हुआ था। तो आधुनिक तो इसलिए हो गई। और मूल अवधारणा राजनीति की इसलिए है क्योंकि राजनीति है वो हमारे समाज का मुख्य क्षेत्र है। भाई राजनीति के बिना समाज एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि भाई चलता नहीं है। क्योंकि राजनीति क्या करती है, नियम बनाती है, राजनीति निर्णय लेती है, और अधिकार और कर्तव्यों का आवंटन भी कौन करती है, राजनीति करती है। तो इन सब कार्यों को करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, वो होती है शक्ति की। तो इसलिए ये क्या है, हमारी मूल अवधारणा भी है। तो यहाँ कुछ विचारकों की बात करते हैं, जैसे मैकियावेली है, थ्रेसिमेक्स है। तो प्राचीन काल से देखो कई विचारक है वो शक्ति को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते रहे हैं, लेकिन प्राचीन समय में कौन सी शक्ति ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, वो थी सैनिक शक्ति। और आज के ज़माने में कौन सी शक्ति ज़्यादा महत्वपूर्ण आ गई है, वो आ गई राजनीतिक शक्ति। तो थ्रेसिमेक्स जब हमने न्याय पढ़ा था उस समय हमने देखा था कि थ्रेसिमेक्स ने शक्ति को केंद्रीय महत्व दिया है, क्योंकि इनका एक कथन भी था कि शक्तिशाली का हित ही क्या है, न्याय है। तो यहाँ इन्होंने शक्ति को केंद्रीय महत्व दिया थ्रेसिमेक्स ने। और मैकियावेली ने भी अपने चिंतन में क्या है, शक्ति को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। और सब सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान किसको दिया, शक्ति को दिया है। इसीलिए इन्हें प्रथम शक्तिवादी विचारक भी कहा जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना, मैकियावेली को प्रथम शक्तिवादी विचारक कहा जाता है। इसके बाद जैसे थॉमस हॉब्स की बात करें तो थॉमस हॉब्स ने भी लेवियाथन जो इनका ग्रंथ था 1651 में जो लिखी थी इन्होंने बुक, तो उसमें भी जो बताते हैं ये देखो शक्ति, मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखा है तो उसका भी मैं लिंक दे दूंगा, उसमें ज़्यादातर मैंने चीज़ें बता रखी हैं। तो थॉमस हॉब्स क्या करता है, वहाँ एक दैत्य का राक्षस बताता है और उसके एक हाथ में देता है तलवार और एक हाथ में देता है धर्मदंड। तो तलवार भी क्या है, शक्ति का ही तो प्रतीक है। तो यहाँ कुछ महत्वपूर्ण जो परिभाषाएं हैं उनके बारे में देखो बात करते हैं। सर्वप्रथम जो इम्पोर्टेंट परिभाषा है उसकी बात करते हैं, वो आती है कैटलिन महोदय की। तो कैटलिन महोदय ये कहते हैं राजनीति विज्ञान है वो शक्ति का विज्ञान है। राजनीति विज्ञान किससे संबंधित कर दिया, पूरा ही शक्ति से संबंधित। क्योंकि आज के ज़माने में प्रत्येक व्यक्ति है वो शक्ति प्राप्त करना चाहता है, और किसके माध्यम से प्राप्त करना चाहता है, राजनीति में जाकर। नेता बन जाए, एमएलए एमपी जो भी, छोटा सा अगर पार्षद भी बन जाए तो वो ऐसे समझता है मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया हूँ। तो हर व्यक्ति क्या है, राजनीति के माध्यम से शक्ति प्राप्त करना चाहता है। इसलिए कैटलिन महोदय ने इसको क्या कह दिया कि ये तो एक तरह से शक्ति का ही क्या है, विज्ञान है। फिर लॉसवेल महोदय की बुक है, इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिक्स, हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ, यानी कौन कब क्या कैसे प्राप्त करता है। इसमें इन्होंने कहा कि शक्ति है वो राजनीति विज्ञान की क्या है, महत्वपूर्ण अवधारणा है। और ये किसके ऊपर जोर देता है, प्रक्रिया या गतिविधि के रूप में क्या है, शक्ति क्रियाशील रहती है। और इन्होंने ये बताया कि शक्ति क्रियाशील रहती है और किस प्रकार से कैसे क्रियाशील रहती है, वो सारी चीज़ें इन्होंने बताई है इस अपनी बुक में। फिर आती है बायरस्टेड महोदय की परिभाषा कि शक्ति बल प्रयोग करने की योग्यता है, ना कि उसका वास्तविक प्रयोग। तो ये भी इम्पोर्टेंट परिभाषा है। जैसे टीचर की बात करें हम, तो टीचर के पास स्टूडेंट को मान लो अगर बदमाशी कर रहा है तो कक्षा से बाहर निकालने की शक्ति उसके पास रहती है। तो अब उसके पास ये योग्यता है कि वो अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है। यानी शक्ति यहाँ किस में, अब जैसे ही मान लो उसको बाहर निकाल दिया
बाहर निकालते वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, बल में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी शक्ति किस में बल कन्वर्ट हो जाएगी, बल में। तो ये एक तरह से योग्यता है, ना कि उसका वास्तविक प्रयोग, यानी प्रयोग उसका नहीं करना चाहिए, इनका तो एक तरह से यही कहना है। फिर बात आती है मैकाइवर की। तो मैकाइवर की जो बुक है वो है द वेब ऑफ गवर्नमेंट, इम्पोर्टेंट बुक है। और इन्होंने ये कहा है कि यह एक ऐसी क्षमता है जिससे दूसरों से कोई काम लिया जाता है या आज्ञा पालन करवाया जाता है। आज्ञा देना और उसके बाद आज्ञा का पालन करवाना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो आज्ञा पालन करवाया जाना वही क्या है, शक्ति है। जैसे आप कहीं भी देख लो, किसी भी क्षेत्र में देख लो, कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति होगा, उसके इर्द गिर्द जो समूह बना रहेगा, तो शक्तिशाली व्यक्ति क्या है, उनसे आज्ञा पालन करवा ही लेता है। तो इन्होंने संक्षेप में अगर शक्ति की बात करें तो संक्षेप में शक्ति भी यही है, यानी शक्ति एक ऐसी क्षमता है जिससे दूसरों से कोई काम लिया जाता है या फिर उससे आज्ञा पालन करवाया जाता है। इसी से रिलेटेड हेनरी फेयोल की भी परिभाषा आती है। हेनरी फेयोल वैसे तो मैनेजमेंट से संबंधित है, लेकिन इन्होंने भी ये कहा है कि आदेश देना और उसका पालन कराने की क्षमता वही क्या है, शक्ति है। ऐसी पिकनर महोदय ने भी परिभाषा दी है। तो कुछ अन्य विचारकों की बात करें तो बेकर है, चार्ल्स मेरियम है, मार्टिन कैपलान है, मैक्स वेबर है, ऑर्गेन्सकी है। ये सब भी क्या है, शक्तिवादी विचार, यानी शक्ति के बारे में इन्होंने बहुत कुछ बताया। जैसे ऑर्गेन्सकी महोदय भी यही इसी से रिलेटेड ही परिभाषा कहते हैं कि शक्ति दूसरों के आचरण को क्या है, अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है। दूसरों का व्यवहार कैसा होगा, वो मेरा लक्ष्य है उसके अनुसार प्रभावित होगा। तो ये सब चीज़ें किससे संबंधित है, शक्ति की जो जनरल अवधारणा है उससे संबंधित है। और संक्षेप में मैंने बता दिया, संक्षेप में शक्ति का मतलब है दूसरों के कार्य को या व्यवहार को अपने अनुकूल डालना ही क्या है, या अनुकूल डालने की क्षमता होना क्या है, शक्ति है। और शक्ति के देखो 3 रूपों की बात करें, 3 आयामों की बात करें हम, तो उसमें आता है जैसे राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति और विचारधारात्मक शक्ति। तो शक्ति मुख्यतः अभी किसके ऊपर डिपेंड है, राजनीतिक शक्ति क्या है, ज़्यादा अभी चलन में चल रहा है। सब व्यक्ति है वो राजनीति में जाना चाहते हैं, राजनीति के माध्यम से शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। इसीलिए तो कैटलिन महोदय ने कहा है कि राजनीति विज्ञान किसका विज्ञान है, शक्ति का विज्ञान। क्योंकि शक्ति क्या है, शक्ति एक तरह से जो उच्च है और जो निम्न है, यानी उच्च और अधीनस्थ दोनों का एक तरह से क्या होता है, संबंध होता है। जैसे आदेश देना, आदेश कौन देगा, आदेश ऊपर वाला देगा, आदेश लेगा कौन, आदेश अधीनस्थ लेगा, यानी इन दोनों के बीच के संबंध को प्रकट करती है शक्ति। तो सबसे पहली बात करें हम, वो बात करते हैं राजनीतिक शक्ति के बारे में। तो इसके 2 पार्ट हैं, एक तो औपचारिक और एक अनौपचारिक। तो ये इसके अंग हैं। तो राजनीतिक शक्ति के बारे में बात करें तो समाज के जो संसाधन हैं उनको अपनी इच्छा अनुसार विभिन्न लोगों में वितरण और विनिमय करने की क्षमता ही एक तरह से क्या है, राजनीतिक शक्ति। यानी जो भी समाज के संसाधन हैं वो खुद की इच्छा अनुसार, अब खुद की इच्छा अनुसार करेगा तो इसके अंतर्गत क्या आएगा, फिर अगर नीति निर्माण आएगा, नियम आएंगे, नियमों का क्रियान्वयन आएगा, लाभ आएगा, पद आएगा, पुरस्कार आएगा, उनका वितरण होगा। तो इन सब की जो शक्तियां हैं वो किसके अंदर समाहित है, वो सीधी और सीधे राजनीतिक शक्ति के अंदर समाहित है। तो अगर इसके औपचारिक अंगों की बात करें तो औपचारिक अंगों में आता है न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका। ये है इसके औपचारिक अंग। यानी राजनीति सीधे सीधे किन से जुड़ी हुई है, औपचारिक अंगों से जुड़ी हुई है। लेकिन अनौपचारिक अंग भी साथ में शामिल है, जनमत है, दबाव समूह है, राजनीतिक दल है, जन आंदोलन है, जन संचार के साधन है। ये क्या है, एक तरह से अनौपचारिक अंग है। अब दबाव समूह है जैसे, वो सीधे सीधे उसके पास राजनीति नहीं है, राजनीतिक शक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी देखो वो क्या है, पूरा पावर रखता है अपना। और दूसरी चीज़ आती है, वो आती है आर्थिक शक्ति। तो आर्थिक शक्ति मतलब उत्पादन के साधनों पर क्या स्वामित्व स्थापित कर लेना। तो इस शक्ति के माध्यम से क्या होता है कि शक्तिशाली वर्ग है वो निर्धन वर्ग के जो जीवन की परिस्थितियों पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है या नियंत्रण स्थापित करने की क्षमता रखता है। आर्थिक शक्ति पर प्रभुत्व रखने वाला वर्ग क्या करता है, अपने वित्तीय जो साधन है, वित्तीय साधन के माध्यम से राजनीतिक शक्ति पर भी क्या नियंत्रण कर लेता है। यानी जिसके पास ये पावर है आर्थिक शक्ति वाली,
वो इसके राजनीतिक शक्ति भाई जैसे चुनाव है, चुनाव में कौन जीतता है? को जो अच्छा व्यक्ति होगा वो कभी नहीं जीतेगा, लेकिन जिसके पास पैसा होगा अनाप शनाप वो जीत जाएगा। फिर जैसे जनसंपर्क के साधन बताए हमने, जनसंचार के साधन, तो उनके ऊपर भी क्या है, अच्छे अच्छे अपने ऐड देगा, अगर उसके पास पैसा है तभी तो देगा। यानी आर्थिक शक्ति के माध्यम से राजनीतिक शक्ति के ऊपर क्या है वो अधिकार जमा लेता है। और तीसरी चीज़ आती है यहाँ विचारधारात्मक शक्ति। तो विचारधारा, देखो अलग अलग व्यक्ति हैं वो अलग अलग विचारधाराओं से प्रभावित होते हैं। जैसे मोदी जी की विचारधारा है, तो मोदी जी की विचारधारा से लोग बाग अलग प्रभावित हैं। कांग्रेस की विचारधारा है, उससे लोग बाग अलग प्रभावित हैं। यानी विचारधारात्मक शक्ति क्या है, शासन और जो सत्ता है, एक तरह से सत्ता कहें, उसको औचित्य प्रदान करने में क्या होती है, सहायक होती है। फिर बात करें शक्ति और बल के बारे में, तो शक्ति और बल, जैसे कोई बलिष्ठ आदमी है, अपने को सामने से दिख रहा है कि बहुत मोटा ताज़ा है, हष्ट पुष्ट है, और अपन उससे सीधे लड़ाई करने की, दुश्मनी मोल करने की क्या है, जहमत ही नहीं उठाते, भाई रहने दो, क्योंकि वो अपने को दिख रहा है, यानी ये प्रकट दिख रहा है एकदम कि भाई बड़ा हष्ट पुष्ट है, अगर इससे लड़ाई करी तो कहीं ना कहीं हड्डी पसली एक कर देगा। तो ये बल क्या होता है, प्रकट शक्ति होती है। लेकिन शक्ति क्या है, शक्ति प्रच्छन्न बल है। यानी आप किसी ऐसे व्यक्ति से उलझ जाओ, फिर वो आपको ऐसे धमकी देता है कि तू जानता नहीं मेरे पीछे कौन कौन है, यानी एक तरह से उसके पीछे क्या है, शक्ति छुपी हुई है। यानी ये प्रच्छन्न बल है, शक्ति उसके यानी बल है वो इसके पीछे छिपा हुआ है दूसरे आदमी में। यानी ये अमूर्त होती है, दिखाई नहीं देती सामने से, लेकिन ये क्या है, मूर्त, एकदम स्वाभाविक आपको क्या है, दिखाई दे देगा, भाई इसमें क्या है, बल है। और एक मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, जैसे पुलिस वाले के पास अपराधी को दंड करने की शक्ति निहित होती है, ठीक है, और वो उसको कोई भी दंड दे सकता है, लेकिन जब वो उसको दंड दे देता है वो क्या हो जाएगा, उसका बल हो जाएगा, वो बल का प्रयोग कर लेता है। फिर ऐसे ही जैसे टीचर वाला, टीचर क्या करता है, क्लास से बाहर निकालने की उसके पास शक्ति रहती है, पावर रहती है, और जब वह उसको निकाल देता है बाहर, तब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, बल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो शक्ति का ये लोकतांत्रिक है और बल तो क्या है, अलोकतांत्रिक। प्रसार क्षेत्र व्यापक है, बल का क्या है, प्रसार क्षेत्र सीमित है। ये शारीरिक और मानसिक शक्ति दोनों प्रकार से हो सकती है। ये सिर्फ बल तो क्या होता है, शारीरिक होता है, शक्तियाँ तो मानसिक, कोई मानसिक शक्तिशाली होता है, तो दोनों है इसमें शक्ति में, और ये सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, शारीरिक होता है। अब यहाँ बात करें मैक्स वेबर की, तो मैक्स वेबर ने जो शक्ति के प्रकार बताए उनके बारे में बात करते हैं। पहली आती है औचित्यपूर्ण शक्ति। तो यहाँ जो इन्होंने प्रकार बताए मैक्स वेबर ने, वो सीधे किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है जनसहमति से। जनसहमति के ऊपर ये औचित्यपूर्णता और अनौचित्यपूर्णता शक्ति का इन्होंने क्या है, फर्दर डिवाइड किया है। तो जनसहमति के ऊपर आधारित है, तो औचित्यता यानी ये किसके ऊपर आधारित है, जनसहमति के ऊपर। और अनौचित्यपूर्ण, इसका मतलब जिसमें जनसहमति नहीं है, जनसहमति भी कह सकते हैं या सहमति भी कह सकते हैं। यानी जो सहमति के ऊपर आधारित हो वो औचित्यपूर्ण, और जो सहमति के ऊपर आधारित नहीं हो वो अनौचित्यपूर्ण होती है। जिसमें पहली आती है जैसे वैधानिक शक्ति। वैधानिक शक्ति मतलब जो कानूनी शक्ति है, भाई शासन प्रक्रिया में जो भी भाग लेते हैं या जो भी शामिल है वो सब क्या है, कानूनी शक्ति से बंधे हुए हैं। परंपरागत यानी ये रीति रिवाजों से संबंधित है। कोई भी व्यक्ति है, जैसे मान लो कोई काम करना चाहता है तो ऐसा सोचता है कि भाई अपनी परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, उनसे संबंधित ही हम काम करें, उससे हटकर ना करें। तो ऐसी शक्तियां भी क्या है, प्रभावित अपने को करती है। फिर बात आती है करिश्माई, यानी कोई ऐसा ही करिश्मा, कोई व्यक्तित्व है ऐसा है, जैसे पहले बात चलती थी, जैसे महात्मा गांधी जी का व्यक्तित्व देख लो आप, नेहरू जी का, नेल्सन मंडेला है, तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिनका व्यक्तित्व क्या है, करिश्माई था। तो मैक्स वेबर ने ये जो प्रकार बताए हैं, ये तीनों, ये शक्ति, सत्ता और वेदता तीनों में बताएं। फिर दूसरी आती है अनुचित्यपूर्ण। तो अनुचित्यपूर्ण तो वही बता दिया जो सहमति के ऊपर आधारित नहीं हो या जिसमें सहमति शामिल नहीं हो। तो सहमति शामिल नहीं होगी तो वहाँ क्या होगा, बल होगा, शोषण होगा, वहाँ दमन किया जाएगा लोगों का। तो ये है मैक्स वेबर के अनुसार। अब बात करते हैं जो यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आते हैं शक्ति के सिद्धांत में से क्वेश्चन।
जिसमें पहला जो सिद्धांत आता है वो आता है वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत। तो देखो वर्ग प्रभुत्व, वर्ग आपको दिखते ही आपको समझ आना चाहिए वर्गों की बात कौन करता है, मार्क्स करता है। तो मार्क्सवादी विचारक है, उनका ये सिद्धांत है। मार्क्सवादी ये कहते हैं कि समाज में दो वर्ग बने हुए हैं, एक ऊपर वाला वर्ग और एक निम्न वर्ग, यानी एक पूंजीपति वर्ग और एक सर्वहारा वर्ग। पूंजीपति मतलब जो बुर्जुआ वर्ग है, और एक सर्वहारा वर्ग। तो इन्होंने जो शक्ति का विश्लेषण किया है, यानी जो शक्ति का सिद्धांत दिया वो किसके ऊपर दिया है, वर्ग के आधार पर दिया है। और वर्ग इन्होंने कैसे बताया, वर्ग बताया कि आर्थिक आधार पर वर्गों का क्या होगा, निर्माण होगा। यानी जो शक्तिशाली वर्ग होगा, जिसको हम पूंजीपति वर्ग कहेंगे, उसके ऊपर उसके पास ही सारे संसाधन होंगे, स्वामित्व उनका होगा, तो वो क्या करेगा, गरीब वर्ग का क्या करेगा, शोषण करेगा, उसके ऊपर शक्ति का प्रयोग करेगा। तो इन्होंने वही मार्क्सवादियों ने ये बात कही कि आर्थिक शक्ति क्या होती है, राजनीतिक शक्ति का आधार होती है। आर्थिक शक्ति के माध्यम से धनवान वर्ग राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर गरीब वर्ग का क्या करते हैं, शोषण करते हैं। तो ये मैंने बताया, जिसके पास पैसे होंगे वो ऑटोमेटिक क्या राजनीतिक सत्ता में घुस जाएगा। दूसरा यहाँ सिद्धांत आता है वो आता है अभिजनवादी सिद्धांत, क्योंकि मार्क्सवादी विचारक तो राज्य को शोषण का यंत्र बताते हैं। एक बहुत बार पूछा जाता है कि शोषण का यंत्र कौन बताते हैं, तो मार्क्सवादी ही बताते हैं। तो अभिजनवादी, अभिजन कुछ विशिष्ट वर्ग है, बस नाम से ही आप थोड़ा सा ध्यान में रखो, कुछ ये विचारक है वो ध्यान में रखने हैं। यानी इसमें क्या कहा जाता है कि राज्य या जो समाज है उसमें निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं, कुछ ही विशिष्ट लोग हैं, कुछ ही विशिष्ट वर्ग के हैं, कुछ ही विशिष्ट बुद्धि वाले लोग हैं, कार्य कुशलता वाले लोग हैं, जो नेतृत्व कर रहे हैं, वो ही क्या है इन निर्णयों को लेते हैं। समाज में कोई भी निर्णय होगा तो उनको क्या कहा इन्होंने, पेरेटो, मिचेल्स, गिटानमोस का है, राइट मिल्स है, इन्होंने कहा अभिजन। यानी एक तो अभिजन जो एलिट वर्ग हो गया, और दूसरा जो साधारण वर्ग जनता हो गई। तो समाज की अब संपूर्ण शक्ति का प्रयोग कौन करेगा, वो करेगा अभिजन वर्ग। तो यहाँ पेरेटो का एक सिद्धांत आता है अभिजन का परिसंचरण सिद्धांत, और मिसेल्स का आता है गुटतंत्र का लोह नियम। यानी परिसंचरण का मतलब अदला बदली, जैसे राजस्थान बीजेपी और कांग्रेस का 5 साल आप राज करो, 5 साल हम राज करेंगे, यानी हैं वही अभिजन, आपस में अभिजन ही क्या कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज करके परिसंचरण होता रहता है सत्ता का। और दूसरा आता है मिचेल्स का, जैसे गुटतंत्र का लोह नियम, यानी सत्ता के ऊपर या ऐसा आवरण ये लगा लेते हैं, जैसे मान लो ये सत्ता है उसके ऊपर एक आवरण लगा लेते हैं, उसको साधारण व्यक्ति क्या उसको भेद नहीं पाता। तो इन्होंने बताया ये सारी चीज़ें कि अभिजन और विशिष्ट वर्ग क्या करते हैं, समाज के सारे फैसले लेते हैं। तीसरा यहाँ सिद्धांत आता है वो आता है नारीवादी सिद्धांत। इसमें थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ये है नारीवादी सिद्धांत। नारीवादी सिद्धांत के ये प्रकार हैं अलग अलग, जिसमें आता है उदारवादी नारीवाद। तो देखो नारीवादी सिद्धांत तो यहाँ नाम से पता चल रहा है, यानी समाज में लिंग के आधार पर जो विभेद किया जाता है उसके ऊपर है ये। क्योंकि समाज ये इस सिद्धांत के जो समर्थक है वो ये कहते हैं कि समाज में सारी शक्तियाँ किसको दी हुई है, पुरुषों को, और पुरुष उन्हीं शक्तियों के माध्यम से स्त्रियों पर क्या रखता है, प्रभुत्व रखता है। तो इन्होंने ये बताया नारीवादी सिद्धांत जो समर्थक है इसके, कि समाज का जो स्वरूप है पैतृक स्वरूप है, यानी पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया गया है और स्त्रियों का हमेशा से ही शोषण किया जा रहा है, और वर्तमान में भी क्या है ये जारी है। और एक प्रकार से नहीं, धर्म, जाति, नस्ल, रंग, स्थान आदि आधारों पर क्या है इनके ऊपर भेदभाव किया जाता है लिंग के आधार, स्त्री और पुरुषों में। तो नारीवादी सिद्धांतकार ये कहते हैं कि सभी विभेदों को मिटाकर क्या है एक हो जाना चाहिए, जिसमें पहला आता है उदारवादी नारीवाद। तो मेरी वॉल्सक्राफ्ट इसके हैं समर्थक। तो उदारवादी तो क्या कहते हैं, उदारवादी तो ये कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार मिलने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, यानी ये सिद्धांत ज़्यादा अधिकारों, महिलाओं के लिए ज़्यादा अधिकारों की मांग करता है। दूसरा सिद्धांत आता है आमूल परिवर्तन, यानी एक साथ परिवर्तन, सुलामित फायरस्टोन समर्थक हैं इसके। तो ये क्या कहते हैं, ये धीरे धीरे जो परिवर्तन हो रहे हैं उससे कुछ नहीं होने वाला, छोटे मोटे जो सुधार हो रहे हैं उनसे कुछ नहीं होने वाला,
चेंज होना है तो एक साथ, यानी समाज के मूल स्वरूप में परिवर्तन होना पड़ेगा, तब जाके इन महिलाओं को क्या है मुख्य धारा में स्थान मिलेगा। तो इन्होंने एक सिद्धांत या ये कहें कि इन्होंने एक सुझाव दिया था कि महिलाओं के लिए अलग से कॉलोनियाँ स्थापित की जाए, ये एक इन्होंने सुझाव दिया था। तीसरा सिद्धांत आता है समाजवादी नारीवाद। तो समाजवादी नारीवाद, देखो समाज में वर्चस्व किसका अभी स्थापित है? महिलाओं का। तो ये कहते हैं समाजवादी नारीवाद, जो शीला रोबाथम है इनके समर्थक, वो ये कहते हैं कि समाज में जो ये पुरुषों का आधिपत्य है, जो समाज में, वो किसके कारण है? वो आर्थिक के कारण है। भाई ज़्यादातर क्या है, व्यक्ति कमा रहे हैं, नौकरी पेशा कर रहे हैं, तो ये क्या है खत्म होना चाहिए। नहीं, समाज में जो वर्चस्व है पुरुषों का वो खत्म होना चाहिए, यानी जो श्रम विभाजन है उसको समाप्त कर देना चाहिए। सबके लिए समान वेतन हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। लिंग के आधार पर जो आर्थिक है, अर्थ है, उसके ऊपर कोई विभेद नहीं किया जाना चाहिए। चौथी चीज़ आती है, वो आती है संरचनावादी नारीवाद। तो संरचनावादी ये क्या कहते हैं कि संरचनाओं में परिवर्तन किया जाए। सियांत है बुआ, ये कहते हैं समाज की जो संरचनाएं, जैसे धर्म है, जाति है, परिवार है, प्रशासन है, सब जगह महिलाओं का शोषण हो रहा है। तो सभी जगह क्या है, ये जो संरचनाएं हैं आप समाज ने बना रखी हैं, इनको क्या है परिवर्तित करना पड़ेगा, तभी क्या है समाज विकसित होगा या महिलाओं को समान अधिकार मिलेंगे। तो इनका एक कथन आता है फेमस कि पुरुषों ने स्त्रियों के लिए या तो देवी का दर्जा दिया है या दासी का, लेकिन समानता का दर्जा पुरुषों ने कभी स्त्रियों को नहीं दिया। और पांचवा सिद्धांत आता है पर्यावरणवादी नारीवाद। वंदना शिवा इसके समर्थक हैं। इसके अलावा सुसान ग्रिफिन का भी नाम आता है। तो ये कहते हैं कि महिलाएं होती हैं वो स्वभाव से क्या होती हैं, प्रकृति के अधिक निकट होती हैं। क्योंकि हम सुनते भी हैं, हमेशा से पढ़ते भी हैं कि महिलाएं क्या होती हैं, सीधी होती हैं, और पुरुष क्या होते हैं अपनी प्रकृति से ही क्या है पर्यावरण और इसकी प्रकृति का विनाश करने वाले होते हैं। तो ये कहते हैं कि पर्यावरण को अगर संरक्षित करना है तो महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार देने पड़ेंगे। तो ये सब सिद्धांत है नारीवादी सिद्धांत के। फिर एक पांचवा सिद्धांत आता है, वो आता है बहुलवादी सिद्धांत। रॉबर्ट डहेल इसके समर्थक हैं। तो सीधा सही है, बहुलवादी यानी समाज में संरचनाएं बहुत सारी हैं। रॉबर्ट डहेल महोदय ये कहते हैं कि समाज में बहुत सारी संरचनाएं हैं, तो एक या ये कहें कि समाज की सारी शक्ति किसी एक संरचना के हाथ में नहीं होती है, बल्कि ये क्या है सब समूह में क्या होती हैं, बटी रहती हैं। रचनात्मक सिद्धांत, अन्ना अरेंट, तो इन्होंने ये कहा कि शक्ति का प्रयोग किसके लिए किया जाए, रचनात्मकता के लिए। ये हिंसा और दमन के लिए इसका शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। इन्होंने ये कहा कि रचनात्मकता के लिए शक्ति का प्रयोग हो, ताकि नए नए लोग सामने उभर कर आए, नई नई चीज़ों का आविष्कार हो। तो इन्होंने क्या है हिंसा और शक्ति में अंतर स्पष्ट करते हुए क्या है शक्ति की सकारात्मक व्याख्या की थी। भाई हिंसा तो क्या है, हिंसा का मतलब तो हो गया कि शासक वर्ग है वो जनसाधारण की इच्छा के विरुद्ध कोई काम करे या अपने उद्देश्य की पूर्ति करे, तब हिंसा का प्रयोग होता है। और शक्ति क्या है, शक्ति सभी लोगों की सहमति से या सहयोग से या जनहित के उद्देश्य से प्राप्त करने तो वो कार्य किया जाएगा, वो क्या कहलाएगा, शक्ति कहलाएगी। तो इन्होंने व्याख्या जो शक्ति की है वो सकारात्मक की है। भाई हिंसा है उसका बल प्रयोग कौन करता है, राज्य करता है। शक्ति है वो सहमति पर आधारित होती है और उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, सार्वजनिक जगत में सुधारों के लिए या जनता के जो उद्देश्य हैं, लक्ष्य हैं, उनकी पूर्ति के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। फिर एक विचारक और आता है सीबी मैकफर्सन, बुक है डेमोक्रेटिक थ्योरी, जो नकारात्मक शक्ति के बारे में इन्होंने बताया। तो इन्होंने भी दो प्रकार की शक्तियाँ बताई, दोहन शक्ति और विकासात्मक शक्ति। तो दोहन मतलब दोहन करना, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दूसरों की योग्यताओं का प्रयोग करना या उनका दोहन करना। और विकासात्मक शक्ति है ये नकारात्मक शक्ति हो गई है। तो ये बताया इन्होंने इस बुक में नकारात्मक शक्ति, और विकासात्मक है ये सकारात्मक शक्ति है कि मनुष्य द्वारा अपने विकास हेतु क्या है प्रतिभा, मानवीय गुणों का उपयोग करे, क्षमताओं का उपयोग करे
वो शक्ति आती है, वो किस में आती है? सकारात्मक शक्ति में।